यूपीएससी में समस्या नहीं आती है, इन सारे एग्जाम्स में समस्या आती है, ये क्यों? तो यही तो हमारा भी सरकार से सवाल है ना कि आप ही तो वो हो जो सारे पेपर करवाते हैं। यूपीएससी वाले सरकार में काम करते हैं। हाँ तो लेकिन सर वो टॉप लेवल के लोग भी परेशान हैं। यूपीएससी में समस्या नहीं आती है, हाँ इन सारे एग्जाम्स में समस्या आती है, ये क्यों? सरकार सर तो यही तो हमारा भी सरकार से सवाल है ना कि आप ही तो वो हो जो सारे पेपर करवाते हो, एक जगह समस्या नहीं आ रही बाकी पर क्यों आ रही है? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या इसका? सर मैंने अपने एक्सपीरियंस एक ही देखा है कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसको टाइमली करो, बाकी सब कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, मतलब नहीं। क्योंकि यूपीएससी वाले सरकार में काम करते हैं। हाँ उनको चाहिए ना सर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उनको चाहिए स्पीच देने के लिए, उनको चाहिए पूरा पूरा सिस्टम मैनेज करने के लिए। तो टॉप लेवल की तो वो हायरिंग कर लेते, लेकिन सर वो टॉप लेवल के लोग भी परेशान हैं। आप ये बताइए कि सिर्फ सारा काम एक आईएएस कर सकता है क्या जब तक उसके नीचे का क्लर्क ना हो? तो ये जो हमारी प्रणाली बनी है ना, इसमें हर एक प्लेयर बहुत मजबूत है, हर एक ज़रूरत है यहाँ पर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें आईएएस चाहिए और हमें इंस्पेक्टर नहीं चाहिए। सर आईएएस भी चाहिए, इंस्पेक्टर भी चाहिए, सब इंस्पेक्टर भी चाहिए, कांस्टेबल भी चाहिए। अलग अलग लेवल के अलग अलग काम होते हैं और कोई एक की भी कमी आती है दूसरे के ऊपर में प्रेशर होता है, सिस्टम फेलियर बट ये इतने सालों से, क्योंकि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने सालों से अनियमितता है। जिस टीचर से पूछो कहता है 2013 के बाद से हम कर रहे हैं, कह रहा 15 से हम हैशटैग चलवा रहे हैं, कुछ सबके अलग अलग दावे हैं। बिल्कुल। अगर इतने सालों से समस्याएं हैं तो फिर ये बड़ी संख्या में एक साथ आए क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारे छात्रों ने मिलकर एक साथ ये बताया हो सरकार को कि अल्टीमेटली लोकतंत्र में भीड़ मायने रखती है। अगर आप एक साथ उतरते हैं, आप लोगों ने इस बार ट्वीट किया, उसका असर रहा, एटलीस्ट मीडिया ने आपकी खबरें दिखाई, सरकार आपसे बात करने को तैयार हुई। इतना लंबा समय क्यों लग गया इतनी सारी परेशानियों को देखते हुए कि आप लोग एक साथ नहीं आ पाए? सर इसमें है ना मुद्दा भी अलग अलग है। आप राज्य सरकार की जब बात करोगे तो जैसे जो राज्य सरकार की वैकेंसियां निकलती हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार के कंट्रोल में है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आप देखो सेंटर में मान लीजिए बीजेपी है, लेकिन झारखंड में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ बीजेपी नहीं है। अब आप झारखंड के सारी भर्तियों को आकर के आप सेंटर में बात नहीं पूछ सकते। तो राज्य की जो भर्तियां आप वहाँ पर राज्य सरकार से ही सवाल कर सकते हैं, उसके ऊपर में ही पूछ सकते हैं। बीपीएससी का प्रोटेस्ट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में हो या झारखंड में हो, ये नहीं हो सकता। बीपीएससी का होगा तो पटना में ही होगा। तो जो मेजर मार मार के पीठ पूरा पायदान बना दिया था सर, यही तो मतलब दुर्भाग्य है इस देश का। तस्वीरें देखी थी मैंने, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। पानी की बौछारें और लाठी मार मार के लड़कियों को भी मारा गया और दौड़ा करके मारा गया। कहीं ये नहीं देखा गया कि यहाँ पर वो एक लड़की है, थोड़ी सी रियायत उसको भी दे दी जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं है सर, वो तैयारी करने वाली एक छात्रा है जो सिर्फ इस नारे पर आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा दूर दूर तक बस किताबों में रहा। तो फिर ये हो क्यों हकीकत में मतलब ये समस्या क्यों हो रही? इसके मूल जड़ क्या है इसकी? सर या तो सरकार ये कह दे कि हम चाहते ही नहीं है भर्ती निकालना, तो लोग ये मान करके बैठ जाएं और पकौड़े छान करके अपना बिजनेस शुरू कर दें। नहीं तो अगर वो इस बात का आश्वासन देती है कि हमें भर्तियाँ पूरी करनी है तो उसको निष्पक्ष कराए। हम भी बस यही बात कहते हैं कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो? बट क्या ये संकेत है सरकार की तरफ से कि उनकी प्रायोरिटी में ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इधर इन्वेस्ट कम करें वो? सर प्रायोरिटी में तो ये नहीं कह सकते कि उनके प्रायोरिटी में है कि नहीं। मतलब मेरा ये है कि मैं आपको कैसे समझाऊं भाई। क्या आपको लगता है कि सरकार बजट में कटौती के चलते सरकारी नौकरियों से ध्यान हटा रही है? क्योंकि अग्निवीर के इशू में भी यही सवाल आए थे कि क्यों किया जा रहा है। तो युवा की बजट बहुत ज़्यादा जा रहा है, कुछ लिमिटेड लड़के लाएंगे, छांट के लाएंगे। यहाँ पर भी हो रहा है, पेंशन पहले सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं रहा। क्या बढ़ती आबादी और उसके चलते बढ़ता बजट सरकारी नौकरियों का, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में सस्ते में निपट जा रही सरकार, ये रीज़न हो सकता है? बट ये वो कह नहीं सकते। एक ये रीज़न तो है, लेकिन आपके पास में एक डेटा भी होना चाहिए। हालांकि पिछले 2 सालों में सरकार ने बिल्कुल भी डेटा जाहिर नहीं किया है कि वो कितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है केंद्र के अंदर में, उसमें से कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं और कितनी लटकी हुई हैं। तो बिल्कुल भी एक कारण ये हो सकता है यहाँ पे, और इसके ऊपर में कहीं पर भी बिना रिपोर्ट के मुझे लगता है कि बात करना सही नहीं होगा। नहीं, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, और बार बार मैं कोट करता हूँ उस पॉडकास्ट को। मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आपकी स्किल बढ़ा दें। और मैं सरकार के जितने स्टेटमेंट सुनता हूँ, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट बिटवीन द लाइन पढ़ना भी ज़रूरी होता है, तो उसमें लगता है कि बार बार स्किल इंडिया या स्टार्टअप की बातें वो करते हैं, सरकारी नौकरियों पर वो जोर कम देते हैं। उनके संवादों में या उनके भाषणों में भी वो शब्द कम सुनाई पड़ता है, जबकि हिंदुस्तान में माइंडसेट सरकारी नौकरी का। और मोहन यादव से बातचीत में उस पॉडकास्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, आपको भी अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी। सर भी एक बात बताओ, मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जहाँ एक तरफ सरकार स्किल इंडिया और बाकी सारे प्रोजेक्ट लेकर के आती है, जहाँ पर बढ़िया तरीके से कोचिंग उनके अनुसार दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, लेकिन बच्चा वहाँ पर नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ पर पैसे दे करके उसको पढ़ना पड़ रहा है, वो वहाँ जा रहा है। इसका मतलब साफ अक्षरों में ये दिखता है कि जो वो तैयारी करवा रहे हैं वो परिपूर्ण नहीं है।
अगर उनका स्किल इंडिया प्रोजेक्ट अगर अपने आप में बहुत हिट है, अगर वो बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को सिखा करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे ऑटोमेटिक यहाँ से छोड़ करके वहाँ आगे बढ़ेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि हम लोगों को स्किल दे देंगे, उनको अपने सशक्त बना देंगे, आत्मनिर्भर कर देंगे और धीरे धीरे इसको कम कर देंगे। तो सर यहीं पर प्रॉब्लम आ जा रही है, वो सोच में प्रॉब्लम आ जा रही है। या तो पहले को इतना बेहतर कर दो कि दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। आपने पहले का जुमला दे दिया और कुछ किया भी नहीं, तो जाहिर सी बात है ना, लोगों का रुझान इसके तरफ में जाएगा और यहीं पर सारा का सारा गड़बड़ी निकल के आ रहा है। इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को, एडुकेटी? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि आपकी एक वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, टीसीएस लाओ। सर शुरू में क्या लग रहा था कि जो पेपर हुआ हमारा, और हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए थे, 2018 के बाद से सारे के सारे पेपर जो एसएससी के करवाए हैं वो टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं। उसके बाद में उसका टर्म जो होता है 2024 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी वो उसको खींचते हैं, 25 तक लेकर के जाते हैं, क्योंकि एसएससी को वेंडर नहीं मिलता है। 25 में बिडिंग होती है और उसमें बिडिंग में जो टीसीएस का कॉस्ट है वो 350 के अप्रॉक्स में जाता है। एडिक्विटी का कॉस्ट जो है वो 200-250 के बीच में वहाँ पर जा रहा होता है। उसके बाद में एडिक्विटी टेंडर जीत लेती है, पेपर कराने का सारा जिम्मा उसके पास में आ जाता है। पेपर जब उसके बाद शुरू होता है ना, सिलेक्शन फेज 13 का, तब उसका असली रूप देखने को मिलता है। ऐसी जगह पर वो सेंटर डालते हैं। मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे के केस में क्या होता है कि 30 बच्चों का सेंटर इन्होंने ऐसी जगह पर दे दिया जहाँ बच्चा पहुँच ही नहीं सकता है, जिसमें से कुछ बच्चों का सेंटर अंडमान निकोबार था। 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस है और अंडमान निकोबार जाने के लिए उसको जो है 20-30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अगर इतना पैसा होता तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करता। इस फॉर्म में लड़कियों का फ़ीस कोई होता ही नहीं है, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पेपर देने के लिए पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ गिरवी रख करके पेपर देना जाना पड़ेगा। इससे उनका फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे सर उनके पास सेंटर ही नहीं है ना, एडिक्विटी के पास में सेंटर ही नहीं है। बात तो अब एक्सपोज हुई जाकर के एडिक्विटी कि उसके पास में इतने पर्याप्त सेंटर ही नहीं है कि लोगों को उनके अलॉटेड 3 जो सर हम फॉर्म भरते हैं तो 3 प्रेफरेंस मांगे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों प्रेफरेंस में से कोई भी नहीं मिलता है और बच्चे को 400-500 किलोमीटर दूर जाकर सेंटर दिया जाता है। कारण ये क्योंकि एडिक्विटी के पास में सेंटर नहीं है। तो पहला वहाँ पर एडिक्विटी वहाँ एक्सपोज होती है। दूसरा उसके बाद में एक्सपोज होती है सिक्योरिटी फेलियर में। मान लीजिए कि कोई बच्चा सेंटर पर पहुँच रहा है और पहुँचने के बाद में क्या होता है कि आपकी मोबाइल की चेकिंग होनी चाहिए। मतलब जस्ट पेपर के होने के 2 दिन पहले 35 पॉइंट्स का एक नोटिस जारी करती है एसएससी, और जिसमें साफ लिखा होता है कि आप मेटल की चीज़ें पहन के नहीं जा सकते, नोस्पिन पहन के नहीं जा सकते, आप मोबाइल कैरी नहीं कर सकते, आप डिबार हो जाओगे। और ऐसा करके बच्चों को पूरी तरीके से वो धमका देती है। लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है चेक करने के लिए। जो 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं उसमें सिर्फ एक गार्ड है। और ऐसे सेंटर्स पे तो गार्ड देखे सर एक हाथ में सिगरेट फूक रहे हैं और एक हाथ में एडमिट कार्ड देख करके जा रहे हैं। मतलब 16, 17 साल के लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है, जिनको ये तक नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं। सोचिए सेंटर के अंदर जब बच्चा पेपर दे रहा है तो उसकी वीडियो बाहर कैसे आ जा रही है। यानी मोबाइल अलाउड है, मोबाइल बच्चा लेकर के जा रहा है, देख रहा है, वीडियो बना रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एकदम चरमराई व्यवस्था थी सिक्योरिटी की। तीसरा जो एग्जाम सेंटर्स के लोकेशन भी थे, आप ऐसी जगह पर उन्होंने लोकेशन दिया, खेतों के बीच में दे रखा है कि वो बहुत आराम से वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। नीचे यहाँ पर आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में सेंटर, और सेंटर पता है सर कैसे मिला है। किसी के पास में 20 सिस्टम है, साइबर कैफ़े वो चला रहा था, उसने क्या किया कि एडिक्विटर के साथ में टाई अप कर लिया। एडिक्विटी ने 10 लाख में 12 लाख में उसको सेंटर दे दिए और अब यहाँ पर एसएससी जैसे बढ़िया पेपर उसके पास में हो रहा है। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वाईफाई उनके इतने स्ट्रांग नहीं है, सर्वर इश्यूज़ है वहाँ पे। ये सारा का सारा जो इशू निकल करके आना सिलेक्शन फेज 13 में, इसने एडिक्विटी को एक्सपोज किया और तभी हमने कहा कि एडिक्विटी नहीं चाहिए। इसके अलावा पवन गंगा जैसा एक सेंटर होता है, सुबह में बच्चा वहाँ पेपर देने जाता है और पेपर देने के बाद में पता चलता है कि 1.5 घंटे तक तो पेपर ही नहीं हो रहा। फिर एंट्री जब उनकी कराई जाती है और जा करके वो पेपर देने की कोशिश करते हैं, बीच में सर्वर ठप हो जाता है। 4 घंटे के बाद में बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं और एट द एंड में पवन गंगा के बाहर ये नोटिस लग जाता है कि हम आज नहीं, कल नहीं, अगले 3 दिन तक पेपर कंडक्ट नहीं कराएंगे। ऐसे हालत में बच्चा पैनिक नहीं होगा तो और क्या होगा। उसको तो ये समझ ही नहीं आएगा कि उसका पेपर दोबारा कब होगा भी कि नहीं होगा, और ऐसे पूरा ये सिचुएशन को आउटब्रेक कर देता है। टीसीएस के समय में ये चीज़ नहीं थी, इसी वजह से शुरू में जो है लोगों ने ये कहा कि टीसीएस लाओ, लेकिन बाद में हमने एसएससी से भी कहा कि हमें कोई टीसीएस लाने की डिमांड नहीं है, क्योंकि एसएससी ने नोटिस में ये जारी कर दिया और न्यूज़ में ये बयान दे दिया कि जो है ये लोग सारे के सारे टीसीएस के द्वारा फंडेड हैं। हाँ, मतलब टीसीएस इनको फंड कर रही है कि तुम प्रोटेस्ट करो एडिक्विटी के अगेंस्ट यहाँ पे। तो हमने सीधा कहा भाई हमको टीसीएस भी नहीं चाहिए, हमें बस तुम एक कोई भी साफ सुथरा वेंडर ला करके दे दो जो पेपर कंडक्ट कराए। हमारा सगा ना एडिक्विटी है, ना हमारा सगा टीसीएस है, हमारे सगे बच्चे हैं, उनके साथ में गलत ना, उनका पेपर सही तरीके से। Isn't that unfortunate? क्योंकि बीटेक जो लोग करते हैं, आईटी के IEEE के एग्जाम होते हैं, यूपीटी के एग्जाम होते हैं हमारे यहाँ पे, हमें कभी सोचा भी नहीं कि कौन एग्जाम करवा रहा है। फर्क नहीं पड़ता सर,
हमारा मकसद था सेंटर कहाँ मिला, वहाँ गए, पेपर दिया, लौट आए। सर हमें तो ये बस भी हम गाली इतनी देते थे कि यार इस सेंटर में हमारे यहाँ पानी अच्छा मिल रहा था, वॉशरूम साफ सुथरा था, वहाँ थोड़ा सा कूलर पंखा की इशू था, कहीं कहीं किसी का अच्छा मिल गया। सर सेंटर पे तो ये सारे इश्यूज थे, बट सरकारी नौकरी जो तैयारी करता है ना सर बच्चा, जनरली 90% वो अपने लाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है कि उसके पास में, मतलब हम जब अपनी तैयारी करते थे सर, 1500 रुपये की फोल्डिंग आती थी, अब मुझे उसको खरीदने में भी बड़ा मोह लगता था। 300 रुपये का गद्दा लेके आएंगे, बिछा के सो जाएंगे, बोले काम सस्ते में निपट गया। तो वैसे हैं कि हाँ भैया एसी तो जीवन में हमने कभी ये तैयारी में देखा ही नहीं कि एसी होता क्या। पंखे लगा दिए, 2-4 रूममेट लोग हैं, मिल करके रूम शेयर कर लिए, रेंट बांट लिए, तो इस तरीके से हमारे हालात बढ़े हैं। मतलब पनीर भी हमारे यहाँ हफ्ते में एक ही बार बनाएंगे, हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना लाइफ जीते थे। तो वो सेंटर पे जाता है तो वो ये नहीं दिखता पंखा बहुत बढ़िया चाहिए, बट उसका इतना तो डिमांड रहता है कि जब टाइपिंग करवा रहे हो कीबोर्ड से तो इतना सस्ता कीबोर्ड भी मत दे दो कि वो मेरे टाइपिंग के स्किल को ख़त्म कर दे। मेरे टैलेंट वहाँ पर तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर खराब हो रहा है तो मेरा जीवन वहाँ व्यर्थ है। वो निकलने के बाद उसके दिमाग में यही चलता है, क्योंकि साल भर की मेहनत है, साल भर की मेहनत है, कड़ी तपस्या है, जीवन के कई सारे त्याग है, और वो जाकर के खराब हो जाता है सर्वर पे। तो उसकी ये डिमांड है कि अपन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखिए, जिससे जो सही हकदार है उसको वो नौकरी